जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे इनके बोस के बारे में। आज का टॉपिक बीए एमए समाज शास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने मित्रों के बीच में इसे ज़रूर भी शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय समाज शास्त्र के योगदान में एन.के. बोस महोदय का क्या योगदान है। एन.के. बोस, जिनका कि पूरा नाम निर्मल कुमार बोस है। एन.के. बोस को आधुनिक भारतीय समाज वैज्ञानिकों में प्रमुख स्थान है। बोस एक वास्तव में सामाजिक कार्यकर्ता, मानवशास्त्री, नृविज्ञानी तथा एक सभ्यतावादी विचारक थे। अगर आपके जीवन परिचय की बात करें तो आपका जन्म 22 जनवरी 1901 को कलकत्ता में हुआ था और आपकी मृत्यु जो है वो 15 अक्टूबर 1972 को हुई थी। तो इस तरह से बोस का जो जीवन काल है वो 1901 से 1972 के बीच का है। आपके जो पिताजी थे वो विमान बिहारी बोस, जो कि एक सरकारी डॉक्टर थे, और आपकी माता का नाम किरण शशि देवी है। इनके बोस पर उनके माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने आत्मसंयम, अनुशासन अपनी माता से तथा पिता से बुद्धिमत्ता, परोपकारी और काम के प्रति समर्पण का भाव सीखा। अगर हम लोग बोस महोदय की स्कूली शिक्षा की बात करें तो उनकी जो स्कूली शिक्षा है वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न विद्यालयों में हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनके बोस के जो फादर थे वो सरकारी डॉक्टर थे, तो सरकारी सेवा में होने के नाते उनका स्थानांतरण होता रहता था। तो इस कारण से बोस की जो स्कूली एजुकेशन है वो भी अलग अलग जगहों पे हुई है। बोस जी ने भूगर्भ शास्त्र में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री ली थी और उन्होंने मानव शास्त्र में एमएससी की डिग्री हासिल किया था। बोस के बारे में कहा जाता है कि इनके बोस महोदय जो थे वो महात्मा गांधी से सर्वाधिक प्रभावित रहे और उनके उत्कृष्ट अनुयायी रहे। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने की बात है कि महात्मा गांधी से जो थे वो सर्वाधिक प्रभावित थे और उनके उत्कृष्ट अनुयायी थे। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि बोस ने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गांधी जी के सभी लेखों को पढ़ लिया था। बोस जो थे वो महात्मा गांधी के निजी सचिव भी रहे, यानी उनके पर्सनल असिस्टेंट भी रहे, और उन्होंने गांधी जी के साथ जो उनका अनुभव है उसको, उनकी एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है माय डेज विथ गांधी। तो इस पुस्तक में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो उन्होंने समय बिताया, उनके साथ जो रहे, उनके पीए के रूप में काम किया, तो इस तरह से उन्होंने अपने अनुभवों को माय डेज विथ गांधी में साझा किया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है कि माय डेज विथ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि इस पुस्तक के लेखक जो थे वो एन.के. बोस हैं। ये पुस्तक कह लीजिए या इसको आप आत्मकथा कथा भी कह लीजिए, जिसमें एन.के. बोस ने अब महात्मा गांधी जी के साथ जो अनुभव है उनका यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। बोस जो थे वो बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था और जेल भी गए थे। इनके बोस की जीवन यात्रा जो थी वो बहुत विविधतापूर्ण रही। 1946 में आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के रीडर बने। इसके अलावा बोस ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय में भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोस महोदय जो हैं उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बाहर जाकर के, भारत से बाहर जाकर के उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को लाभान्वित करने का प्रयास किया है।
जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करी कि बोस का जो जीवन था वो विविधतापूर्ण था, तो उसी क्रम में आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, कि बोस जो थे वो 1959 से 1964 तक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के निदेशक रहे। आप 1967 से 1970 तक अनुसूचित जाति जनजाति में भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग में आयुक्त के पद पर भी काम किया आपने। और 1966 में भारत सरकार का जो सर्वोच्च पुरस्कार है सामाजिक सेवा का, पद्म श्री पुरस्कार, इस पुरस्कार से उनको नवाजा गया, इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। अब हम लोग बात करते हैं बोस की बुक्स की, उनकी कृतियों की, उनकी रचनाओं के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोस जो थे वो मंदिर मठ स्थापत्य, ग्रामीण परिवेश और जनजातीय परंपराओं के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि रही। यानी जो बोस का जो पूरा का पूरा जो स्टडी है, एरिया है, वो मंदिर मठ स्थापत्य, ग्रामीण परिवेश और जनजातीय समाज रहा है। तो उनकी जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि कंपटीशंस में पूछी जाती हैं, हालांकि बोस ने इतनी किताबें लिखी हैं, लगभग उन्होंने 40 किताबें लिखी हैं, तो उन सारी किताबों का यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी नहीं है और संभव भी नहीं है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, उन पुस्तकों में मैंने यहाँ पर कुछ को पॉइंट आउट किया है, जिसमें से उनकी एक बड़ी फेमस बुक है, वो है एक्सक्वेशन इन मयूरभंज, जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि बंगाली में लिखी गई थी, हिंदू समाज के ग्रहण। इस किताब के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि इस किताब को, चूँकि ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी, तो इसको 1976 में उनके जो शिष्य थे आंद्रे बेतेई, इन्होंने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करा था। उनकी एक दूसरी जो फेमस बुक है वो है स्टडीज़ इन गांधीज़्म, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। इसी तरह से एक बुक है कल्चरल सोशियोलॉजी, जो कि 1961 में आई थी। उनकी और महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनमें प्रेजेंट लाइफ इन इंडिया, कल्चरल एंड सोसाइटी इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि 1967 में आई थी। और उनकी बहुत सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, जो कि 1975 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से ये जो 5-7 जो किताबें हैं, ये किताबें उनकी बोस की बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन पुस्तकों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं एन.के. बोस के अध्ययन पद्धति और उनके दृष्टिकोण के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एन.के. बोस के अध्ययन में सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य और भारत विद्या शास्त्रीय विचारधारा का समन्वय देखने को मिलता है। मूल रूप से बोस जो हैं उन्होंने ऐतिहासिक तथा निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। बोस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एन.के. बोस महोदय जो हैं वो विज्ञान, अनुभव और अधिष्ठापन पर बहुत बल देते हैं और उनका ये मानना था कि क्षेत्रीय कार्य अध्ययन जो है वो सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि क्षेत्रीय कार्य आधारित अध्ययन में वो अधिक विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक अवधारणा का अवलोकन एवं अनुभव के आधार पर सत्यता की जांच के लिए रखा जाना चाहिए। उनके हिसाब से, यानी बोस का ये मानना था कि शोध का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के साधन के रूप में किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि सामाजिक उद्धार के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो ये जो शब्द है वो एन.के. बोस ने यूज़ किया है और उनका मत कहने का आशय ये था कि जो भी हमारा रिसर्च है, जो भी शोध है, उसका उद्देश्य केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके माध्यम से हमें सामाजिक और राजनीतिक जो बदलाव है उसको लाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि जो बोस की जो अध्ययन पद्धति है वो भारत विद्या शास्त्री और
नृशास्त्री हैं और उन्होंने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक और निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो ये 4 चीज़ें आप नोट करें: भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य, नृशास्त्रीय विचारधारा, ऐतिहासिक प्रविधि और निगमनात्मक प्रविधियों का उन्होंने उपयोग किया है या अपने अध्ययन में इसको अपनाया है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय समाज का जो उनका सभ्यतावादी जो दृष्टिकोण है, जिस पे आज हम लोगों को विस्तार से चर्चा करनी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बोस ने एक किताब लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। ये उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में एन.के. बोस साहब ने भारतीय समाज का सभ्यतावादी दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने हिंदू सभ्यता को समझने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की ज़रूरत बताई है। यानी बोस का विचार था कि हिंदू सभ्यता को समझने के लिए जो समाजशास्त्री हैं या जो मानव शास्त्री हैं, उनको व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है। और शायद इसीलिए उन्होंने नृजाति शास्त्र और भारत विद्या शास्त्र के समन्वय पर बल दिया था। उनकी जो ये बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, इस पुस्तक की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पुस्तक है वो 3 भागों में विभाजित है। उसका जो पहला भाग है वो नृविज्ञान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय कार्य के आधार पर आदिवासी समुदायों से तथ्य सामग्री का संकलन किया है। पुस्तक का जो दूसरा भाग है वो भारत विद्याशास्त्र से संबंधित है और इसके अंतर्गत बोस ने हिंदू सामाजिक जीवन के सिद्धांतों के आधार पर मानव व्यवहार का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तीसरा जो पोर्शन है, तीसरा जो भाग है पुस्तक का, इसमें बोस ने ऐतिहासिक प्रविधि के आधार पर भारतीय सभ्यता के इतिहास का विश्लेषण किया है। क्योंकि बोस का मानना था कि हमें किसी समाज के वर्तमान, भूत और भविष्य की अगर खोज करनी है तो इसके लिए इतिहास के प्रमाणों का आधार बनाया जाना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। बोस के अगर क्षेत्रीय कार्य अध्ययन की बात करें तो एन.के. बोस ने अपना पहला स्वतंत्र क्षेत्रीय कार्य आधारित अध्ययन उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जुआंग आदिवासी समूह पर किया था। यानी जो उनका जो पहला फील्ड स्टडी है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जुआंग जनजाति के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में या इस अपने अध्ययन में बोस ने, यानी उन्होंने जो जुआंग जनजाति का जो अध्ययन किया है, इस अध्ययन में उन्होंने भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लिखा है कि यूरोपीय मॉडल के आधार पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोस का कहना है कि यूरोपियन संस्कृति में समानता की भावना है, जबकि भारतीय संस्कृति जो है वो बहुलतावादी प्रकृति की है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यूरोपियन कल्चर अलग है और इंडियन कल्चर अलग है। इसलिए उनका ये कहना था कि भारतीय सभ्यता का हम यूरोपियन मॉडल के आधार पर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यूरोप में बेहतर तकनीक होने के कारण बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और इस कारण से जो यूरोप की सभ्यता है उसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और भारतीय सभ्यता के साथ ऐसा नहीं है। भारत में आप जानते हैं कि भारत में परिवार, सामाजिक संबंध इतना महत्वपूर्ण रहा है कि इसके कारण से भारत की जो संस्कृति में व्यक्तिवादी और भौतिकतावादी मूल्यों का समावेश नहीं हो पाया है। तो जो यूरोपियन कल्चर है उसमें व्यक्तिवाद है, भौतिकतावाद है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है उसमें व्यक्तिवाद और भौतिकतावाद का कोई स्थान नहीं है। तो शायद इसी कारण से बोस ने कहा था कि हम यूरोपियन मॉडल के आधार पर हम भारतीय संस्कृति का और सभ्यता का अध्ययन नहीं कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने भारत विद्याशास्त्री और नृजाति शास्त्र का समन्वय करते हुए ऐतिहासिक और जो निगमनात्मक पद्धति को अपनाए जाने पर बल दिया था। एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बोस ने अपने जनजातीय अध्ययन में
किस मॉडल को अपनाया है, तो आप इसको याद रखें कि बोस ने अपने अध्ययन में रेडफील्ड मॉडल को अपनाया है। तो जो रॉबर्ट रेडफील्ड रहे, उन्होंने जो जनजातीय समाज का, आदिवासी समाज का, जो उन्होंने आदिम समाज का अध्ययन किया है, तो उनका जो मॉडल है वो मॉडल जो है वो बोस जी ने अपने अध्ययन में अपनाया है। तो ये आप याद रखें कि जनजातीय अध्ययन में एन.के. बोस ने रेडफील्ड मॉडल को अपनाया है। उन्होंने कहा, उनकी जो ये बुक है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, इसमें उन्होंने उड़ीसा की जो जुआंग जनजाति का अध्ययन किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में जो आदिवासी समूह हैं उनकी अपनी अलग संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, उनके अपने सामाजिक विधान और विवाह से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के रीति रिवाज हैं। तो इस तरह से उनका ये कहना है कि जो जनजाति हैं वो भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, यानी जो ट्राइबल्स हैं वो इंटीग्रल पार्ट्स हैं हमारे जो सिविलाइजेशन के, इंडियन सिविलाइजेशन के। तो इस तरह से भारतीय समाज को हम जनजातीय समाज को जो भारतीय समाज से अलग करके उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। 2-3 बिंदुओं पर उनके इस संपूर्ण अध्ययन को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसमें पहला लिखा है, हेडिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी कि जनजातियों का नृशास्त्रीय अध्ययन। उड़ीसा और छोटा नागपुर के आदिवासी समूह की संस्कृति और सभ्यता का उन्होंने नृशास्त्रीय पद्धति के आधार पर अध्ययन किया है, यानी नृशास्त्रीय एथनोग्राफिकल जो मेथड है उसके आधार पर उन्होंने उड़ीसा और छोटा नागपुर के जो मुंडा जनजाति हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया है। उनका मानना था कि जनजातियों की एक अलग संस्कृति है जो संपूर्ण भारत में एक जैसी नहीं है। भारत में आदिवासी समाजों की न तो प्रकृति एक जैसी है और न ही बाहरी दुनिया के साथ उनके संबंध एक जैसे हैं। इस कारण से उन्होंने कहा कि शायद इसी कारण से उन्होंने कहा था कि जनजातियों की एक अलग संस्कृति है जो पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। उनका ये कहना था कि बोस का ये स्पष्ट रूप से मानना था कि जनजातियां और गैर जनजातीय समुदाय दोनों अलग अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी उनका, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उन्होंने कहा था कि जो जनजातियां हैं उनकी एक अपनी पृथक संस्कृति है, उनकी अपनी पृथक सभ्यता है, उनके विवाह और उनके सामाजिक विधान के अपने नियम हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि जनजातियों की जो संस्कृति है वो एक अलग संस्कृति है जो पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। इस बारे में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बतानी है कि आदिवासी समाजों को वर्गीकृत करने के लिए एन.के. बोस ने 2 कारकों को महत्वपूर्ण बताया है, जिसमें से पहला है तकनीकी विकास और दूसरा है भौगोलिक पर्यावरण। बोस का मानना है कि जनजातीय समूहों को वर्गीकृत करने की जो सर्वोत्तम विधि है वो आजीविका का साधन है, न कि भाषा, धर्म अथवा प्रजाति। यानी जो हम जनजातियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं कि ये फला जनजाति है, ये दूसरी जनजाति है, यानी जो जनजातीय समूहों को अलग अलग जनजातियों में जो विभक्त किया जाता है, तो ये जो विभाजन हम लोग करते हैं कि कौन सा समूह जनजातीय समाज है या किसको आदिवासी समाज कहा जा सकता है या किसको नहीं कहा जा सकता है, तो इस वर्गीकरण में इस तरह का वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने कहा था कि तकनीकी विकास और भौगोलिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनजातियां होती है उनके यहाँ प्रौद्योगिकी का विकास या तकनीकी विकास नहीं हुआ होता है या बहुत अल्प मात्रा में हुआ होता है, और उनका जो भौगोलिक पर्यावरण होता है वो कुछ इस तरह का होता है जिसको आप दुर्गम कह सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होता है, या जो सामान्य जन जीवन जहाँ पर रहता है उनसे थोड़ा सा अलग हट करके वो अपने विशेष तरह के निवास स्थान के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एन.के. बोस ने कहा कि जनजातीय समुदाय को वर्गीकृत करने की जो सर्वोत्तम विधि है वो उनकी आजीविका का साधन है, यानी वो उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनके खाने कमाने का जो तरीका है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि उनकी भाषा
धर्म और प्रजाति, यानी धर्म, भाषा और प्रजाति के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण न करके बल्कि आर्थिक आधार पर या उनके आजीविका के साधनों के आधार पर हम जनजातीय समुदाय को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा फेमस टॉपिक आया है, जनजातीय अवशोषण की हिंदू विधि। ये जो विधि है हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जर्शन, यहाँ स्क्रीन पर थोड़ा सा अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद है वो न वहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, नहीं लिखा गया है, तो आप इसको समझते रहिए कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हिंदी मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जर्शन और हिंदी में इसको बोलते हैं जनजातीय अवशोषण की हिंदू विधि। तो ये भी बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि जनजातीय अवशोषण की हिंदू विधि का उल्लेख किसने किया है, तो इस तरह की जो बात है वो M.K. बोस ने की है। इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि बोस ने जब वो जुआंग आदिवासी समूह का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आदिवासी समाज हिंदू समाज के दायरे से बाहर है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो जनजातियां हैं वो पिछड़ी हिंदू हैं, जैसे आप GS घुरिये का भी स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि जनजातियां जो हैं वो एक पिछड़े हिंदू हैं, जबकि इस धारणा को गलत बताते हुए बोस ने कहा कि जो आदिवासी समाज है या जो जनजातियां हैं वो हिंदू धर्म के दायरे से बाहर हैं, किंतु आदिवासियों को हिंदू जाति आधारित समाज व्यवस्था के दायरे में समेटा जा रहा है। हालांकि वो हिंदू धर्म के से बाहर हैं, वो हिंदू धर्म में नहीं आती हैं, उन्होंने हिंदू धर्म नहीं अपनाया हुआ है, लेकिन फिर भी जो जाति व्यवस्था है उसमें उनको समेटा जा रहा है, उसमें उनको सम्मिलित किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि आदिवासी समाज हिंदू जातियों के समीप आ रही हैं, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ रहा है, यानी जो हिंदू जातियां के बीच में उनके साथ उठने बैठने से, उनके संपर्क में आने से जो जनजातियां हैं वो उनका जो परंपरागत जो रहन सहन है, उनकी जो अपनी परंपरागत संस्कृति है उसमें बदलाव हो रहा है और वो इस सांस्कृतिक बदलाव की इस प्रक्रिया में उनकी जो जीवन शैली है वो इस तरह से प्रभावित की जा रही हैं। यानी जो कहते हैं कि बोस ने कहा कि जो हिंदू जाति आधारित जो व्यवस्था है वो जनजातियों की जो व्यवस्था है उसको इस तरह से अवशोषित कर रही है, उनको अपने में एब्जॉर्ब कर रही है, अपने में मिलाने का प्रयास कर रही है। जैसे कि या जो आप कह लें कि जैसे आप देखते हैं कि रेत में पानी अगर मिलाया जाए तो रेत में पानी मिलाने से जो रेत है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप में सोख लेता है और फिर उस रेत में पानी इस तरह से मिल जाता है कि पानी का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से जो हिंदू जातियां हैं या जो हिंदू समाज है वो जनजातियों को अपने में अवशोषित कर रहा है, अपने में मिलाने का अपनी संस्कृति में मिलाने का प्रयास कर रहा है। और इसके कारण से यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बोस कहते हैं कि आदिवासी समुदाय को अपनी विशिष्ट रीति रिवाजों एवं जीवन शैली को छोड़े बिना हिंदू समाज का एक हिस्सा बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट तथ्य ये हैं कि जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो जनजातियों को उनकी जो अपनी संस्कृति है उसको छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं, बल्कि वो ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जनजातीय लोग हैं वो अपनी विशिष्ट संस्कृति और अपने जीवन शैली को, अपने रीति रिवाजों को छोड़े बिना अब हिंदू समाज का हिस्सा बने रहें। तो इस तरह से इसी विधि को, यानी जिस विधि में यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनजातीय समाज को उसकी विशिष्ट रीति रिवाजों और जीवन शैली को छोड़े बिना हिंदू समाज का हिस्सा बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी प्रक्रिया को बोस ने जनजातीय अवशोषण की हिंदू विधि का नाम दिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनजातीय अवशोषण की हिंदू विधि क्या है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यानी जो सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप जो आदिवासी समूह की परंपरागत सभ्यता में जो बदलाव हो रहा है
उस बदलाव के पीछे जनजातीय अवशोषण की हिंदू विधि काम कर रही है और इसके अंतर्गत जो हिंदू समाज के लोग हैं वो आदिवासी समुदायों को उनकी विशिष्ट रीति रिवाज और जीवन शैली को छोड़े बिना अपने समाज का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने अध्ययन में बोस महोदय ने उड़ीसा के जो जुआंग आदिवासी समूह के लोगों का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे जो लोग हैं यानी जो आदिवासी जुआंग जो आदिवासी हैं उन्होंने हिंदू देवी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि ये पूजा वे अपनी ही जीवन शैली में करते थे, परंतु वे हिंदू समाज में जो प्रचलित परंपरागत व्रत हैं, सुबह उठकर स्नान करके धूप में चावल सुखाए हुए चावल को देवी पर चढ़ाना जैसी बहुत सारी जैसी जो हिंदू समाज की जो धार्मिक रीतियाँ थी उनको वो स्वीकार कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखें जो सांस्कृतिक संपर्क के फलस्वरूप जो जुआंग जनजाति हैं कि जो लोग थे वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप को हिंदू समाज के नज़दीक आ रहे थे वो, और वे अपने पड़ोस के जो समाज में जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी यानी जो परंपरागत जो हिंदू जाति व्यवस्था थी उसके प्रभाव में आने से उन्होंने अपना खान पान अपने खेती के परंपरागत तरीके को बदलना शुरू किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जनजातियां होती है उनका खेती करने का जो तरीका होता है वो स्थानांतरित खेती करते थे, यानी एक स्थान बदल बदल करके खेती करते थे, झूम खेती करते थे। तो इस तरह से जब वो ब्राह्मणी व्यवस्था के नज़दीक आए यानी हिंदू समाजों के संपर्क में आए तो इसके कारण से उनका जो जीवन शैली है, उनका जो खान पान, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके खेती करने के जो परंपरागत तरीके हैं उसमें बदलाव आना शुरू किया। आप ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है वो पूरी तरह से नहीं बदली है, लेकिन ये जो ब्राह्मण जातियों के या हिंदू जातियों के जाति व्यवस्था के संपर्क में आने से कमोबेश हिंदू संस्कृति के जो विशेषताएं हैं वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मात्रा में आदिवासी समाजों के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हालांकि भाषा, जन्म, मृत्यु और संस्कार के आदिवासियों के अपने तरीके होते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि हिंदू संस्कृति के अंश जो है वो जुआंग जनजाति के लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एन.के. बोस महोदय ने ये जनजातीय अवशोषण की प्रक्रिया को दो पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, एक ब्राह्मणवादी परंपरा और दूसरा है आदिवासी स्वरूप। उनका कहना है, बोस का मानना है कि हिंदू जातियों के संपर्क में आने के फलस्वरूप आदिवासी समुदाय में ब्राह्मणी परंपरा का प्रभाव बढ़ा है। ओराओं और मुंडाओं ने हिंदू राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। यहाँ पर उन्होंने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया तो आप देखते हैं कि जो जनजातियाँ थी वो धीरे धीरे हिंदू जाति आधारित व्यवस्था के नज़दीक आ रही थी। और जब आप देखेंगे, उन्होंने देखा, अपने अध्ययन में बोस ने देखा कि यह विचित्र बात थी कि अहीर, लोहार और कुम्हार जैसी जो हिंदू जातियाँ थी, जब वो आदिवासी समूहों के त्योहारों जैसे विवाह, जन्मोत्सव आदि में सम्मिलित होती थी तो वो ठीक आदिवासी जैसी यानी वो भी आदिवासी जैसी ही लगती थी। तो इस तरह से आप देखें कि जो जनजातियां हैं वो आप जिसको कह सकते हैं जनजाति और जाति जो संपर्क है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और हिंदू जातियों के संपर्क में आने के कारण जो आदिवासी समुदाय हैं उन्होंने हिंदुओं के कामकाज के तरीके जैसे स्थायी कृषि, पशुपालन आदि को अपनाया। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं ने जाति व्यवस्था को में किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं दी थी। आप जानते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो एक तरह से व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाती है, वो खान पान पर, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध लगाती है, या आप कह लीजिए कि जो जाति होती है या जो जाति व्यवस्था है वो अपने समुदाय के लोगों पर एक कठोर नियंत्रण लगाती है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है
जो मैंने आपको कहा कि जनजातीय अवशोषण की जो हिंदू विधि थी, इसीलिए अवशोषण शब्द उन्होंने यूज़ किया, एब्जॉर्प्शन शब्द यूज़ किया, इसीलिए यूज़ किया क्योंकि हिंदुओं ने अपनी जाति व्यवस्था में तो किसी तरह का कोई स्वतंत्रता नहीं दी थी, यानी जातियों को उन्होंने किसी तरह की कोई छूट नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने आदिवासियों को यथावत छोड़ दिया था। उनको ये पूरा अवसर दिया था कि वो अगर चाहें तो हिंदू संस्कृति के जो या जो कह लीजिए कि हिंदू जाति व्यवस्था के जो मूल्य हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो संस्कृति को है, वो चाहे अपना लें, चाहे वो अपनी जो परंपरागत जो आदिवासी संस्कृति है उसको उसको उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो यहाँ पर जनजातियों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। आपको मैंने शुरू में कहा था कि जो हिंदू जाति व्यवस्था है, इसके अंतर्गत आदिवासी समूहों को अपनी विशिष्ट रीति रिवाजों और जीवन शैली को छोड़े बिना हिंदू समाज का हिस्सा बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी क्रम में इसीलिए जो हिंदू समुदाय के लोग थे, उन्होंने आदिवासियों को यथावत छोड़ दिया था, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला था। इस बारे में ये कहा जा सकता है कि आदिवासी जीवन की रीति जब तक ब्राह्मण आचार विचारों से जुड़ी हुई ना हो, तब तक हिंदू समाज के लोगों को आदिवासी संस्कारों से, उनके जीवन शैली से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती थी। हिंदू समाज के लोगों ने आदिवासियों को स्तरीकरण सिखाया। उन्होंने जजमानी व्यवस्था में आदिवासियों को स्थान दिया। अब ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि हिंदू लोगों ने जनजातियों आदिवासी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण को पैदा किया और उन्होंने ही उनको जजमानी व्यवस्था में स्थान दिया। हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा आदिवासी संस्कृति और हिंदू संस्कृति के सह अस्तित्व को अपनाते हुए आदिवासी लोगों को दलितों से ऊपर की श्रेणी में रखा गया और उन्हें अपना लिया गया। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो हिंदू हैं, हिंदू समाज के जो लोग थे, उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ जो जनजातीय समाज के लोग थे या जो आदिवासी लोग थे, उनको जो परंपरागत जो हिंदू जाति आधारित जो संस्तरीकरण है, जिसमें सबसे नीचे शूद्र आते हैं या दलित आते हैं, तो उनसे ऊपर की कैटेगरी में आदिवासियों को रखा और उनको अपना लिया। तो इसीलिए अवशोषण का मतलब यही हुआ कि उनको जाति व्यवस्था में, परंपरागत जाति व्यवस्था में अगर सबसे निचले पायदान पर रखा जाता तो शायद वो हिंदू समाज के साथ उतना नज़दीक नहीं आ पाते, उतना उनके साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते। तो इसीलिए हिंदू जाति आधारित या जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत जो हिंदू समाज के जो लोग थे, उन्होंने जनजातियों को, आदिवासी लोगों को दलितों से ऊपर की श्रेणी में रखा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बोस ने कहा कि ब्रिटिश शासन में नवीन आर्थिक शक्तियों के प्रभाव ने जाति निरंतरता को बढ़ावा दिया है। यानी उन्होंने कहा कि यद्यपि मुगल शासन में भी आदिवासी और हिंदू समाज के बीच में जो सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा था, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ब्रिटिश शासन में जो औद्योगिकरण आया, प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ, कारखाना, बहुत सारे जो कारखाने स्थापित किए गए, तो इसके कारण से जो समाज में जो नई सामाजिक आर्थिक शक्तियों का जो जन्म हुआ, तो उसके प्रभाव से जो जाति और जनजाति निरंतरता है वो बढ़ा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो जनजातियां हैं, जो आदिम समुदाय के जो लोग हैं, उनका हिंदू समाज व्यवस्था के साथ निरंतर संपर्क बढ़ रहा है। इससे धीरे धीरे आदिवासी संस्कृति के स्वयं की पहचान का संकट, यानी क्राइसिस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी का जो है वो क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे जब जनजातियां हिंदू समाज के या जो बाहरी जो सांस्कृतिक समूह हैं उनके संपर्क में आएंगी, तो उससे उनकी जो परंपरागत जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरागत सभ्यता है, उसके विलुप्त होने का, उसके समाप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आशा है कि आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप एन.के. बोस के बारे में, उनका जो जनजातीय समाज के अवशोषण की जो हिंदू विधि है उसके बारे में, और द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी के बारे में, या आप हिंदू समाज और जनजातीय समाज के बीच में जो
या दूसरे शब्दों में कहें कि जनजाति जाति जो निरंतरता है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। अगर आपको किसी तरह की कोई असुविधा हुई है या आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।